हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। तो इससे पहले हमने बहुत सारी क्लासेस ले रखी हैं। आपने आई होप कि देखा होगा, कैप्सूल सीरीज में हमने बहुत सारी क्लासेस करी थी। फिर हमने जो है मैराथन क्लास लिया, उसमें भी हमने पूरी रीजनिंग और मैथ्स भी किया था और जीके जीएस के भी सवाल यहाँ पर हमने करे थे। आज हम लोग एक जो है फाइनल क्लास लेकर के आपके सामने हम आ चुके हैं, जिसका नाम है अंतिम प्रहार पेपर लीक। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी सवाल हैं वो आपको जो मॉक टेस्ट 10 में दिए गए थे, जीटी के जो सवाल थे वो सारे सवाल हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। देखो, इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें सारे चैप्टर्स के सवाल हैं। हाँ, जो भी इंपॉर्टेंट सवाल हैं इसमें जो दिए गए हैं वो अलग अलग चैप्टर्स हैं, बट सारे चैप्टर को कवर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि चैप्टर्स हमारे पास बहुत सारे हैं। मतलब अगर मैथ्स में ही देखोगे 20+ चैप्टर आपको पढ़ने, अगर टोटल मिला दोगे तो ठीक है, एडवांस और जो आपका अरिथमेटिक है सब मिला दोगे 20+ हो जाएंगे। हमारे जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में वो पूछे जाते हैं सिर्फ 8 क्वेश्चन, 8 से 9 क्वेश्चन। तो अब जाहिर सी बात है कि सारे चैप्टर से इसमें सवाल नहीं है। ठीक है, वैसे सेम चीज रीजनिंग के लिए भी है, सेम चीज जीके जीएस के लिए भी है कि हर टॉपिक से सवाल पूछना, क्योंकि इसमें हम सिर्फ यहाँ पर 28 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं आज के इस क्लास में। तो ये बस इसका पर्पज ये है कि आप पहले से रेडी हो जाओ, आपका माइंड सेट हो जाए कि हाँ भाई हमको ऐसे क्वेश्चंस के लिए तैयार रहने हैं। कोई जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट ज्यादा चांस है कि इस टाइप के सवाल आ सकते हैं और आपका माइंड पहले से प्रिपेयर रहना बहुत जरूरी है कि हाँ भाई जब मैं पेपर में बैठूंगा तो मुझे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जो कि आपने नहीं पढ़े हैं, तो उसको कैसे टैकल करना है, परेशान नहीं होना है उसको लेकर के। तो वो सारी चीजें इस सेशन में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। 28 क्वेश्चन हमारे पास हैं, जो कि मॉक टेस्ट आपने जो दिया होगा, जो 10वें नंबर का मॉक टेस्ट था, उसी के सारे सवाल यहाँ पर रखे गए। चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर 2026 के अचीवमेंट्स यहाँ पर कुछ हैं जो कि हमने आपके साथ मिल करके ये सारी चीजें डिलीवर किया है। से फ्री यूट्यूब क्लासेस हुई हैं बहुत सारी। ठीक है, पीवाईक्यू सेशंस हमने लिए हैं, 4 घंटे की मैंने क्लास ली थी और उसमें एनसीटी के जितने पीवाईक्यू थे, जीटी वाले, मैथ्स और रीजनिंग वाले, वो हमने सॉल्व करवा दिया था। मॉक टेस्ट सीरीज आया, उसमें आपको पता है कि सारे मॉक टेस्ट 10 मुझे जहां तक पता है 10 मॉक टेस्ट हुए और उसी 10वां मॉक टेस्ट जो है उसको आज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले। और टाइमली अपडेट्स, नोटिफिकेशन ये सब आपको मिलते ही रहते हैं, आगे भी मिलते रहेंगे। और यहाँ पर 30,000+ एस्पिरेंट्स को हमने अभी तक गाइड किया है। तो ये सारी चीजें हैं 2026 क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर, और अभी आपका एग्जामिनेशन होने जा रहा है कल। तो चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला जो सवाल था हमारा जो मॉक टेस्ट में पूछा गया था वो था टाइम एंड वर्क से। आपको पता है कि टाइम एंड वर्क से एक सवाल तो आने ही वाला है। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क जब आप पढ़ते हो तो आपको फ्री में जो पाइप सिस्टम है वो भी आपको कहीं ना कहीं फ्री का मिल जाता है, क्योंकि टाइम एंड वर्क आप पढ़ते हो और पाइप एंड सिस्टम उसी के तरह का है, सेम लगभग है सारा कॉन्सेप्ट। तो आपको अलग से पाइप एंड सिस्टम में बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये सवाल देखो क्या कह रहा है, 2 इनलेट पाइप्स। अब ये पाइप एंड सिस्टम का है, तो 2 इनलेट पाइप है। हमने हमेशा बताया कि ये आपके पास ये जैसे ये मान लो टंकी है और इसमें इनलेट पाइप का मतलब है कि 2 ऐसे पाइप है जो इसको भरने का काम कर रहे हैं। ठीक है, एक ये पाइप, एक ये पाइप। तो इसमें समझो कि ये भरने का काम कर रहे हैं, लेकिन एक लीक पाइप है इधर जो कि इसको खाली भी करने का काम करेगा। ठीक है, तो 2 पाइप है हमारे पास। तो हमने कहा था कि भाई हमने जो एलसीएम मेथड बताया था उससे आप बहुत आसानी से इसको बना सकते हो। तो क्या कह रहा है, 2 इनलेट पाइप्स कैन फिल अप सिस्टम इन 10 and 12 आवर्स। तो मान लो एक जो इनलेट पाइप है वो क्या है, P1 है मान लो। ठीक है, वो P1 है और ये कितने घंटे में, तो 10 घंटे में इसको भर देता है। ठीक है, और जो P2 पाइप है वो इसको 12 घंटे में भर देता है। और आगे देखोगे, आगे पढ़ोगे तो कह रहा है कि एंड एन आउटलेट पाइप कैन एम्प्टी 80 गैलन्स ऑफ वाटर पर आवर। ठीक है, तो इसको अभी छोड़ दो। आगे क्या कह रहा है कि ऑल द 3 पाइप्स वर्किंग टुगेदर कैन फिल द एम्प्टी सिस्टम इन 20 आवर्स। तो यानी 20 घंटे में ये भर सकते हैं तीनों मिल करके। तो 2 लोग पहले तो काम कर ही रहे थे, एक और इसको भी हमने साथ में चालू कर दिया। तो अब तीनों चालू है, मतलब 2 लोग भर भी रहे हैं और एक साथ में खाली भी कर रहा है। तो टोटल 3 लोग हो गए। तो तीनों मिल करके, यानी कि ये P1 था हमारे पास और P2, और साथ में हम जो लीक पाइप है जो कि खाली कर रहा है, तो खाली पाइप को हम लोग लीक पाइप कहते हैं, तो उसको L से मान लो लिख देते हैं यहाँ पर। तो ये तीनों मिल करके, ये कह रहा है कि जब तीनों मिल जाते हैं तो तीनों मिल करके ये 20 घंटे में इसको भरते हैं। चलो, तो ये 20 घंटा हो गया। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, आपको पता ही है कि हम इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इनका सबका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप बता दोगे सर 60 हो जाएगा। तो ये 10 छक्का 60, 12 पच्चे 60 और ये देखोगे 20 तिहाई 60। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एक चीज दी गई है सवाल में, देखोगे ये कह रहा है कि ये जो हमारा एम्प्टी सिस्टम, सॉरी क्या कह रहा है कि वर्किंग टुगेदर कैन फिल, अच्छा एक और, हाँ यहाँ पर आउटलेट पाइप जो है, यानी कि जो लीक पाइप है, आउटलेट पाइप जो खाली कर रहे हैं, जिसको हम लोग लीक पाइप कह रहे हैं, तो जो लीक हो रहा है जहां से पानी यहाँ पर, यानी कि जो आउटलेट पाइप है वो 80 गैलन्स ऑफ वाटर पर आवर ये खाली कर सकता है। और हमने बताया कि एफिशिएंसी क्या होता है, आपको पता है एफिशिएंसी क्या होता है कि 1 घंटे में यानी पर यूनिट टाइम में आप कितना काम कर रहे हो। जैसे ये लीक पाइप है तो ये खाली करने का काम करेगा, आउटलेट पाइप है तो ये पानी को आउट यानी बाहर भेज रहा है। तो
1 घंटे में ये जो देखोगे 1 घंटे में 80 गैलन वाटर को ये क्या करेगा, खाली कर देगा। ठीक है, खाली कर देगा उसको। 80 गैलन मान लो इसमें पानी भरा जा रहा है अगर, तो मान लो वो पानी अगर है तो पानी यानी 80 गैलन पानी को वो बाहर कर देगा इसमें से, इस टैंक में से 80 गैलन पानी को बाहर करेगा 1 घंटे में। तो 1 घंटे में जो आप काम करते हो वही आपकी एफिशिएंसी होती है। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर एक तरह से इसकी एफिशिएंसी दी गई है, लेकिन वो रियल टर्म में दी गई है। अगर हमको यहां पर यूनिट में पता चल जाए हम दोनों को इक्वेट कर देंगे और वहां से आंसर निकल जाएगा। तो वही चीज यहां पर करने वाले हैं। जैसे ये P1 है, 6 घंटे में भरता है, तो ये भरने का काम करे तो ये प्लस होगा, और ये सब भी भर ही रहे तो ये भी प्लस ही होगा। ठीक है, तो यहां पर 6 और ये जो है 5 घंटे। अब यहां पर हम L यानी कि लीक पाइप का हम जो एफिशिएंसी है वो कितना माने कि तीनों को मिलाने के बाद +3 आए। ठीक है, क्योंकि देखो यहां पर तीनों मिल के भी क्या कर रहे हैं कि तीनों मिल करके भी ये 20 घंटे में तीनों मिल करके 3 पाइप्स वर्किंग टुगेदर कैन फिल, ये भर ही रहे। तो भर रहे मतलब कि प्लस में ही होगा ना, भर रहे तीनों, तो यहाँ पर प्लस में होगा, कहीं में माइनस नहीं लिखा है। लीक पाइप आने के बाद भी ये भर ही रहा है, लेकिन धीरे धीरे भरेगा क्योंकि 2 तरफ से भर रहा है, एक खाली भी कर रहा है, तो अब जो भरने का जो रेट है वो कम हो जाएगा, यानी धीरे धीरे भरेगा टैंक। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब यहाँ पर लीक पाइप का एफिशिएंसी हम कितना ले लें कि यहाँ पर +3 आ जाए। ठीक है, यानी कि 6 5 11 हो जाएगा, और 11 में से हम कितना घटा देंगे, 3 आए तो 8 घटा देंगे। कितना घटा देंगे, 8। तो यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर हमको एफिशिएंसी पता चल गया किसका, जो आउटलेट पाइप था उसका एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, -8। क्यों माइनस मारा है, क्योंकि वो खाली करेगा, यानी कि काम को नेगेटिव में कर रहा है, तो इसलिए 8 हो जाएगा। ठीक है, 6 5 11 में से 8 घटाओगे तो 3 आएगा। तो अब एक चीज हमें पता चल गई कि भाई ये 80 गैलन खाली कर रहा था, तो ये तो रियल टर्म में कर रहा था, लेकिन हमारा जो एफिशिएंसी आया है यूनिट के टर्म वो कितना आया है, 8 आया है। ठीक है, तो गंगाधरी शक्तिमान कई बार हमने बताया, तो यहाँ पर ये जो 8 यूनिट है ये किसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, 1 घंटे में 8, यही तो एफिशिएंसी होता है। तो 1 घंटे में 8 यूनिट ये खाली करेगा, लेकिन सवाल में कह रहा है कि 80 गैलन खाली करता है, तो ये 8 यूनिट 80 गैलन के बराबर, तो 1 यूनिट कितने के बराबर, तो 10 गैलन के बराबर हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि टोटल कैपेसिटी कितनी है इसकी। ठीक है, पूछ रहा है कि यहाँ पर व्हाट इज द कैपेसिटी इन गैलन्स ऑफ द टैंक। तो देखो ये 60 क्या है, यही तो टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क जो आप करते हो, यानी कि ये टैंक की कैपेसिटी होती है, मतलब 60 यूनिट पानी वो ले सकता है। अगर पानी है इसमें, मान लो इसमें पानी है तो 60 यूनिट ये ले सकता है पानी, तो इसी का तो मान निकालना, यही तो इसकी कैपेसिटी है। तो 60 यूनिट का कितना हो जाएगा, ये 600 गैलन। ठीक है, हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा आपका, 600 गैलन। ठीक है, तो यही था टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम से एक सवाल, और एक सवाल आपके एग्जाम में यहां से फिक्स है, लगभग एक सवाल टाइम एंड वर्क का कल आपको दिखेगा आपका एग्जाम। ठीक है, अगला सवाल यहां पर जो आया है वो स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का सवाल है। कह रहा है कि इफ अ ट्रेन रन्स विद द स्पीड ऑफ 80 km/h इट रीचेस इट्स डेस्टिनेशन लेट बाय 12 मिनट्स, हाउएवर इट इज इफ इट्स स्पीड इज 64 km/h it is late by 3 minutes only, the right time for the train to cover its journey in minutes is। देखो यहां पर पूछ रहा है, देखो क्या होता है कि आप कभी जाते हो 48 km/h की स्पीड से, तो मान लो आप स्कूल जा रहे हो 48 km/h की स्पीड से, तो कह रहा है कि जल्दी पहुंच जाते हो। कितना जल्दी पहुंच जाते हो, सॉरी लेट से पहुंचते हो, लेट जल्दी बोला हूं मैं, लेट लिखा हुआ है ना, 12 मिनट लेट पहुंचते हो। फिर आपने अगले दिन क्या किया, अगले दिन आपने अपना स्पीड बढ़ा दिया और 48 से बढ़ा करके 64 कर लिया। तो जाहिर सी बात है, आप देख रहे हो कि 48 था, मतलब आप थोड़ी धीरे चल रहे हो, 64 यानी आप ज्यादा तेजी से जाओगे तो आपको कम समय लगेगा। तो यानी कि पहले जो 12 मिनट लेट होता था, अब वो सिर्फ आप 3 मिनट का लेट कर रहे हो। ठीक, इतना है। तो ऐसे सवालों को अगर आप देखो, श्योर सिलेक्शन बैच में मैंने ये कराया था। ठीक है, कि भाई यहां पर जब ऐसा सिचुएशन आ जाए तो वहां पर जो डिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट होता है, क्योंकि आप यहां से जा रहे हो और यहां पे जा रहे हो, तो ये वाले डिस्टेंस तो कांस्टेंट ही है ना। यहां पर कह रहा है कि पहले आप 48 km/h की स्पीड से जाते थे, ये मान लो आपका घर है और ये आपका मान लो स्कूल है, तो आपको स्कूटी मिली और स्कूटी से आप जा रहे हो, तो यहाँ पर ये डिस्टेंस पहले दिन गए 48 km/h की स्पीड से, तो आप 12 मिनट लेट पहुंचे। अगले दिन आपने जो है 64 km/h कर दिया अपना स्पीड, तो आप यहाँ पर जो है 3 मिनट लेट पहुंचे। तो भाई डिस्टेंस तो वही है ना, कि आप अपने घर से स्कूल जा रहे हो, एक दिन इस स्पीड से जा रहे हो, अगले दिन इस स्पीड से जा रहे हो, स्पीड आप बढ़ा दे रहे हो, तो वही चीज है, डिस्टेंस यहां पर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहां पर जो हमने एक चीज आपको बताई थी, डिस्टेंस निकालने के लिए, डिस्टेंस यहां पर निकलता कैसे है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, जो चाल है एक्स वाई, फिर क्या करते हो एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये यहां पर इसको हम लोग ये जो है आपका, एक सेकंड, यहां पर हम लोग क्या लेते हैं, इसका डिफरेंस लेते हैं। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स डिफरेंस वाई लेते हैं। ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू नेगेटिव में नहीं आएगी, क्योंकि डिस्टेंस आपको पता है कि नेगेटिव में आ ही नहीं सकता। तो यहां पर हम क्या लेते हैं, इसका डिफरेंस लेते हैं। ठीक है, जो चाल है, चाल का हम क्या लेते हैं, डिफरेंस। जो यहां पर ये 48 है 64 है, दोनों का डिफरेंस, जो बड़ा रहेगा उसमें से छोटे को घटा देंगे, और यहां पर लिखते हैं हम डेल्टा टी। डेल्टा टी से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। डेल्टा टी क्या है, तो डेल्टा टी जो होता है, डेल्टा टी का मतलब यहां पर है कि समय में अंतर कितना आ रहा है। तो देखो अगर लेट और लेट, पहले भी लेट हो रहा था बाद में भी लेट हो रहा था, तो आप दोनों
घटा दे तो ये आपका होता है डेल्टा टी, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 12 मिनट लेट हो रहा है, फिर यहाँ पर आपको 3 मिनट लेट हो रहा है, तो यहाँ पर आप दोनों को क्या करो, घटा दोगे तो 9 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। डेल्टा टी अगर रखते आपका डिस्टेंस निकालना होता तो यहाँ पर जो डेल्टा टी आप रखते वो कितना रखते, 9 रखते, ठीक है। अब देखो जैसे कि यहाँ पर अगर आप अर्ली कई जगह सवाल में अर्ली लिखा रहेगा और अर्ली कि आप पहले पहुंचते थे, बाद में भी पहले यानी अर्ली पहुंच रहे, तो यहाँ भी क्या होगा, डेल्टा टी जो आएगा दोनों का डिफरेंस ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर एक जगह लेट हो रहा था, मान लो पहले लेट हो रहा था, बाद में अर्ली पहुंचने लगा, चाल आपने बढ़ा दी तो अर्ली, तो दोनों को क्या करोगे, डेल्टा टी कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़ दोगे। उसी तरीके इसका उल्टा भी हो जाए, अर्ली प्लस लेट, तो वहां भी डेल्टा टी दोनों को जोड़ कर निकालता है। मतलब दोनों अलग अलग होगा तो आप क्या कर दोगे, यहाँ पर जोड़ दोगे, लेकिन अगर यहाँ पर क्या होगा, दोनों सेम होंगे तो दोनों को क्या करोगे, घटा दोगे, ठीक है। तो ये चीज होता है। तो डिस्टेंस निकालना होता तो बहुत आराम से निकाल सकते हैं। अगर सवाल में पूछता तो बताओ इसका डिस्टेंस कितना होगा, तो यहाँ पर 48 मल्टीप्लाइड बाई 64, दोनों का चाल रखते हैं, ठीक है। ये एक्स वाई क्या है, दोनों का स्पीड है, ठीक है। तो स्पीड रखते, फिर दोनों का अंतर लेते, डेल्टा टी क्या लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ भी लेट हो रहा है और यहां बाद में भी लेट ही हो रहा है, तो 9 में से 3 घटा दे तो कितना आ जाता हमारे पास, सॉरी 12 में से 3 घटाते कितना आ जाता, 9 आ जाता। लेकिन ये सवाल जो पूछ रहा है वो ये सवाल पूछ ही नहीं रहा है, डिस्टेंस पूछ ही नहीं रहा है, ये पूछ रहा है आपसे यहां पर कि यात्रा पूरी करने में समय कितना लगा है, समय यानी कि टाइम कितना लगा है। तो टाइम कैसे निकालोगे, देखो तो एक चीज हमें पता है कि सर डिस्टेंस तो कांस्टेंट होगा, डिस्टेंस यानी पहले दिन जब इस स्पीड से जा रहा हो तब भी डिस्टेंस उतनी है, तो डिस्टेंस बराबर रहेगा। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर हमने आपको पता था, सॉरी दूरी बराबर क्या बताया था, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। दूरी बराबर चाल गुणते समय बताया था। तो यहां पर डिस्टेंस अगर बराबर है तो S1 T1 बराबर क्या हो जाएगा, S2 T2, दोनों का डिस्टेंस क्या हो गया बराबर, ये क्या है S1 T1 क्या है, डिस्टेंस है ना। दूरी बराबर क्या है, चाल गुणते समय, चाल गुणते समय, तो डिस्टेंस बराबर है। तो पहले आप इस चाल से जा रहे थे, बाद में इस चाल से, बाद में मतलब यहाँ पर आपका चाल ये हो गया, तो ये हमने एक इक्वेशन बना दी भाई, ठीक है। तो यहां पर जब ये बन गया है तब देखो आप कि मान लो कि यहां पर कह रहा है कि सही समय क्या है, व्हाट इज द राइट टाइम टू फॉर द ट्रेन टू कवर द जर्नी। तो मान लो ये कितना है, राइट टाइम है टी, राइट टाइम कितना है टी। अब टी मान लो कि 60 मिनट है, मान लिया हमने, चलो 60 मिनट, तो ये मान लो टी बराबर कितना है, 60 मिनट है। तो पहले सवाल को समझो, क्या कह रहा है कि आप 12 मिनट लेट पहुंचते हो, मतलब कि 60 मिनट में आप जनरली पहुंच जाते, 60 मिनट आपका सही समय है पहुंचने का, 60 मिनट में आपको पहुंचना था, लेकिन आपकी चाल कम हो गई होगी, इसलिए यहां पर आप 60 मिनट में ना पहुंच करके आप 12 मिनट लेट हो जा रहे हो, यानी 12 मिनट और बढ़ जा रहा है, यानी आप पहुंच रहे हो 72 मिनट में, ठीक है। उसी तरीके से बाद में जब आप चाल बढ़ा देते हो अपनी, तो 60 मिनट में ना पहुंच करके 60 + 3 यानी कि कितने मिनट में, 63 मिनट में पहुंचते हो। तो देर होने का क्या मतलब है कि जितना यूजुअल टाइम आप ले रहे थे उससे ज्यादा समय आप ले रहे हो, वहां पे 12 मिनट और यहां पर कितना, 3 मिनट। तो चलो यहां पर जल्दी से रख देते हैं। S1 कितना है, तो S1 हमारे पास 48 है, और T1 कितना है, T1 हमारे पास है T1 यानी कि समय कितना है, तो समय हमने माना है T, तो यूजुअल टाइम T था, लेकिन 12 मिनट आपका लेट हो रहा है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, T + 12। अब ये क्योंकि मिनट में आएगा, ठीक है, हमने यहां पर मान लो मिनट में माना है, ठीक है, क्योंकि आप मिनट को मिनट के साथ ही जोड़ सकते हो। ये 12 मिनट लेट हो रहा है तो मिनट जो टी माने वो भी मिनट में होगा, क्योंकि मिनट को तभी आप मिनट से जोड़ सकते हो, ठीक है। तो वो हो जाएगा यहाँ पर T + 12, ठीक है। तो अब देखो कि आप इसको घंटा में बदलोगे ना, मिनट है तो घंटा में बदलोगे, क्योंकि ये जो चाल है आपका 48 ये km/h में है, तो इसको भी आपको घंटा में बदलने के लिए क्या करो, 60 से भाग दे दो। यहाँ पर S2 कितना है, तो है 64, और T2 कितना है, T2 है आपके पास जो है वो हो जाएगा T यानी कि यूजुअल टाइम + 3 मिनट लेट हो रहा है, बटे 60 कर दो ताकि ये घंटे में बदल जाए। अच्छा 60 से भाग देने की जरूरत नहीं थी, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी 60 में से 60 से 60 कट ही जाता, तो 60 रखने की यहाँ पर जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो मैं इसको अभी हटा दे रहा हूँ, लेकिन मैंने बता दिया मैंने क्यों यहाँ पर नहीं रखा है, ठीक है, क्योंकि वो कट जा रहा है तो उसको मैंने ऐसे हटा दिया। तो अब ये देख लो जल्दी से, 16 बार में 16 × 48 और 16 × 4 = 64, ये कितना हो जाएगा, 3T + 12 × 36 बराबर 4T प्लस कितना हो जाएगा, 4 × 12। तो 3T को उधर ले जाओ तो T बराबर कितना हो जाएगा, इधर आएगा, 12 × 24 12 × 36, तो ये कितना हो जाएगा, 24 मिनट, क्योंकि T हमने मिनट में ही लिया था। तो T यानी कि यूजुअल टाइम कितना आया है, तो उसका आया है 24 मिनट, ठीक है। कितना आया है, 24 मिनट यहाँ पर आ जाएगा आपका समय। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया हो। देखो इस सवाल को बनाने के लिए बस आपको इतना ही करना था, बहुत जल्दी आ जाता आंसर। आपको लग रहा है सर आप समय ले रहे हो, बट मैं यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूँ, समझाने में समय लग रहा है। अदरवाइज अगर खुद से करोगे, अगर आपको ये पता है तो आप तुरंत कर सकते हो इसको, 1 मिनट से भी कम समय लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। अब ये जो है नाव और धारा वाला एक सवाल यहाँ पर पूछा गया है। अब ऐसे सवाल अभी एनसीटी में नहीं पूछे गए, ठीक है, एनसीटी के एग्जाम में नहीं पूछेंगे, बट अब मुझे लग रहा है कि ऐसा सवाल जो है कभी ना कभी जरूर आएगा, चाहे इस साल आए चाहे अगले साल आए, लेकिन आएगा पक्का, ठीक है। तो ये जो टाइम हमने यहाँ पर कहा, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, उसी में हम लोग नाव धारा का एक चैप्टर है वो भी पढ़ते हैं। तो एक सवाल कर लीजिए ताकि आपको पता रहे कि भाई ये होता क्या है। तो चलो मैं पहले इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा आपको समझा दे रहा हूँ कि ये नाव धारा होता क्या है। तो ये मान लो नदी है एक, ठीक है, ये नदी है, ये बह रही है, ठीक है। अब नदी है तो थोड़ा ऐसे स्लोप में ही बहेगी, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा
ऐसे इंक्लाइंड बना रहा हूं ताकि पता चले कि चलो नदी जो है ऊपर से नीचे ही बहती है, तो ऐसे थोड़ा तिरछा रहेगी, ठीक है। तो ये नदी है, ठीक है। अब इसमें जो है एक नाव है, वो आपकी नाव है, ठीक है, ये आपकी नाव हो गई। अब इसमें ना आप बैठे हो यहाँ पर चप्पू लेकर के, ठीक है, ऐसे ऐसे चप्पू मार करके आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। हटा देते चप्पू, अच्छा वो अच्छा नहीं लग रहा है, बस नाव समझो आप, इसमें एक आदमी बैठा हुआ है। तो अब देखोगे कि जो नदी है, नदी तो एक ही दिशा में चलेगी, मतलब नदी का जो चाल है, अगर नदी इधर से इधर जा रही तो इसका डायरेक्शन तो वही रहेगा, यानी इसका जो चाल है वो ऊपर से हमेशा नीचे की ओर होगी। तो मान लो कि नदी की जो चाल है, नदी की चाल या नदी या धारा जो आप कह रहे हो, धारा या नदी कह सकते हो, स्ट्रीम कह सकते हो। तो ये जो स्ट्रीम है, स्ट्रीम किधर से किधर जा रही है, ऊपर से नीचे की ओर। तो ये जो स्ट्रीम की चाल है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मान लो ये कितना है, y km/h है। और मान लेते हैं कि ये जो नाव है इसका स्टिल वाटर, यानी कि अगर मान लो कि कोई पानी बह नहीं रहा है, चुपचाप बैठा हुआ है, मतलब एक जगह इकट्ठा है पानी, तो वो जो स्टिल वाटर है, शांत जल है, उसे मान लो कि इस नाव की चाल कितनी हो जाएगी, मान लो x km/h, ठीक है, x km/h ये इसकी स्पीड है, ये हमने मान ली। तो अब दो चीजें होती हैं, देखो, जब आप धारा की दिशा में ही बहते हो, यानी आप मान लो इधर से इधर जा रहे हो धारा की दिशा में, इसको क्या कहते हैं कि आपकी जो नाव है वो धारा की दिशा में ही जा रही है। तो धारा की दिशा में अगर जाएगी, धारा की दिशा में अगर जाएगी तो यहां पर आप समझ सकते हो कि भाई यहां पर धारा की दिशा में जाएगी तो चाल क्या हो जाएगा, धारा की दिशा में जो चाल होता है, ध्यान रखिएगा, उसको हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड, ठीक है। डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा में चाल क्या होता है, धारा की दिशा में जाओगे तो दोनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि आप धारा भी उधर जा रहा है और पानी भी, मतलब नाव भी उधर जा रहा है, तो दोनों का क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, तो x + y हो जाता है। और जब धारा के विपरीत जाते हो आप, मान लो आपका नाव इधर जा रहा है, धारा इधर जा रही है, तो जो उसको कहते हैं अप स्ट्रीम स्पीड, ठीक है, मतलब अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम स्पीड जो आपकी होगी, यानी कि धारा के विपरीत दिशा में जो चाल होगा, वो क्या हो जाएगा, नाव की जितनी चाल है उसमें से जो है आपका धारा का चाल घट जाएगा। तो ये आपको इतना पता होना चाहिए। चलो इस सवाल को बनाते हैं जल्दी से। तो इस सवाल को देखोगे यहाँ पर कि एक नाव 30 किमी धारा के साथ इतना किलोमीटर पर विपरीत दिशा में ऐसा कुछ चलता है, ठीक है। इस सवाल को देखो दो तरीके से बना सकते हो, मैं थोड़ा जल्दी बनाता हूं, देखो कैसे, कि अ बोट कैन गो 30 किलोमीटर पर डाउन स्ट्रीम। देखो तो यहाँ पे लिखो कि सर ये जो 30 किलोमीटर कह रहा है ना, 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है, ऐसे लिख लो, 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है, ठीक है, ऐसा लिखा डाउन स्ट्रीम, एंड 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो ये प्लस कर दो, 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो ये जो है हमारा दोनों मिलाकर के जो इसको समय लगता है वो 2 घंटे 27 मिनट। तो 2 घंटे 27 मतलब 2 घंटे मतलब कितना हो जाएगा, 2 घंटे का मतलब होगा यहाँ पर कि 120 और 20 मिनट और, तो ठीक 140, 147 मिनट हो जाएगा, कितना 147 मिनट। उसी तरीके से देखोगे कि इट कैन गो 10 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम हो गया हमारे पास, प्लस आप देखोगे 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम बराबर दोनों देखोगे कितना हो जाएगा, दोनों मिलाकर के इसको जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है, समय 37 मिनट। कितना लग रहा है, 37 मिनट। तो यहां पर लिख दिया हमने 37 मिनट। अब देखोगे कि हम निकालना क्या चाह रहे हैं, हम यहाँ पे निकाल रहे हैं कुछ ऐसा घटा करके कुछ ऐसा निकालना चाह रहे हैं जो हमारे काम का हो। कैसे निकलेगा कि ये देखो, अगर मैं यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 से, तो ये क्या हो जाएगा, ये 30 बन जाएगा, और घटाएंगे तो ये गायब हो जाएगा, ये तो डाउन स्ट्रीम वाला जो दूरी है खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से हमको अप स्ट्रीम दूरी मिल जाएगी और इधर टाइम मिल जाएगा। तो टाइम और समय, सॉरी, यहाँ पर दूरी और समय मिल जाएगा। तो चाल आप आराम से निकाल, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, आप बहुत आराम से निकलेगा। तो ये देखो 3 से हमने सबको मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना हो जाएगा, 3 दहा में 30 हो जाएगा। आप खुद सोचो, ये 3 दहा में 30, जब आप इसको घटाओगे तो ये कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 चौको ये कितना बन जाएगा, 12, 24 में से 12 घटाओगे तो कितना बचेगा, 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो ये जो 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम है, यानी इतनी जो दूरी है जो कि धारा के विपरीत दिशा में चल, अप स्ट्रीम मतलब क्या होता था, धारा के विपरीत दिशा में। तो धारा के विपरीत दिशा में इतना दूरी तय कर रहा है कितने मिनट में, 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, कितने से, 3 से क्या है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 30 से 90 7 या 21, तो कितना हो जाएगा 111। तो ये 111 मिनट हो जाएगा, और 147 में से 111 घटाओगे तो कितना देगा हमारे पास, 6 और 3 कितना देगा, 36 मिनट। तो कहने का मतलब है ये कि 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम, यानी कि धारा के विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर तय करने में इसको 36 मिनट लगता है। तो बस इतना बताना है कि इसका स्पीड क्या होगा। तो धारा के विपरीत ही पूछ रहा है, देखो क्या पूछ रहा है, धारा के विपरीत नाव की गति क्या है। तो धारा के विपरीत में नाव की जो गति होगी, नाव की गति क्या हो जाएगी, तो गति बराबर यानी स्पीड बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितना है, तो ये 12 किलोमीटर चलता है कितने मिनट में, तो ये चलता है 36 मिनट में। तो ये 36 मिनट है और ये किलोमीटर पर आवर है, तो इसको घंटा बदलना होगा, 36 मिनट को घंटे बदलना होगा। तो इसको 60 से भाग दोगे तो 60 चला जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ये 12 × 36 और ये कितना हो जाएगा, 20 × 60, तो कितना आएगा, 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको जल्दी में क्या है, बाद बाकी इसको लंबा भी खींचा जा सकता है, ठीक है। ये 2 लाइन का हमने इक्वेशन बना के जल्दी से कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल।
ये देखो अगला सवाल क्या है कि राम, मनन और कमल साझेदार हैं और व्यवसाय में निवेश करते हैं। ये देखो रमन कुल का 2/5 भाग और मनन कुल का 3/8 भाग ये निवेश करते हैं। बाद बाकी जो बचा हुआ पैसा होगा वो कौन, कमल किया होगा। तो हमने एक चीज बताई थी आपको कि जो आपका लाभ होता है प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है, प्रॉफिट का रेशियो होता है इन्वेस्टमेंट का रेशियो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होता है वही प्रॉफिट का रेशियो होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर समय नहीं दिया गया, तो हम मान के चलते हैं कि समय सबका बराबर, मान लो कि 1 साल लगा होगा सबका, तो समय सबका बराबर है, तो प्रॉफिट का रेशियो इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट का रेशियो। तो ये चीज आपको पता है। तो अब देखो हम यहां पर कह रहा है कि कुल का, तो ये कुल आप मानोगे कितना, देखो आपकी मर्जी है, तो आप 100 मान सकते हो, 200, 300 मान सकते हो, लेकिन जनरली ऐसे सवालों में क्या करते हैं हम कि जब टोटल आपको मानना है तो जो इसका नीचे वाला ये जो 5 यहां पर 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 बचे कितना होगा, 8 बचे 40। तो आप मान लो कि जो टोटल निवेश हुआ है, टोटल जो निवेश किया गया है, टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो 40 रुपए है। ठीक है, अब 40 रुपए में से कह रहा है कि एक रमन है, एक मनन है और एक कौन है, कमल है। तो रमन कितना इन्वेस्ट करता है, रमन कुल का यानी 40 का 2/5 भाग, तो ये कितना हो जाएगा 5 40, तो 16 करेगा। मनन कितना करेगा, वो कह रहा है 40 का कितना करेगा, 40 का 3/8 भाग, तो ये कितना 8 बचे 40 यानी 5 3 15 करेगा। तो आप देखो कि 16 और 15 कितना होगा, 16 दूना 32 यानी 31 होगा। तो यहां पर 31 यूनिट हो चुका है इन्वेस्टमेंट, टोटल 40 है, 40 में से 31 घटाओगे तो ये कितना करेगा, यानी कमल कितना करेगा इन्वेस्टमेंट, तो वो 9 करेगा। ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो यही आपका हो जाएगा इन्वेस्टमेंट का अनुपात 16:15:9। तो इस तरीके से आप यहां पर रेशियो निकाल सकते हो। अगला सवाल देखो कि दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रमशः 36 और 50 वर्ष है। यदि n वर्ष बाद, यानी कि दोनों में जब n जोड़ दोगे आप, n वर्ष बाद मतलब n आपको ऐड करना है, तो इनका जो अनुपात है 3:4 हो जाता है। तो बहुत आराम से हो जाएगा। देखो 36 साल इसका था, इसमें आप n साल बढ़ा दो, बटे 50 साल इसका था, इसमें n साल बढ़ा दो, तो ये कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा दोनों का अनुपात। तो इधर देखोगे 36 चौको कितना हो जाएगा, 4 छक 24 का 4 हासिल 2, 4 3 12 2 14 144 प्लस 4n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 3 15 150 प्लस 3n। ठीक है, अब ये देखोगे कि 144 को इधर ले जाओ, 3n को इधर ले आओ, तो ये n बचेगा और 144 को इधर ले आओ तो कितना आएगा 6, तो n बराबर कितना आएगा 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यही पूछ रहा था, n का मान पूछ रहा था। अगला सवाल देखो कि 3 नमूनों में अम्ल और पानी का अनुपात इतना है। देखो तो यहां पर एक एसिड है, ठीक है, और एक क्या है यहाँ पर वाटर है, तो 3 बर्तन है मान लो अलग अलग, और सब में ना अलग अलग अनुपात में, जैसे इसमें जो एसिड और पानी का अनुपात है वो 2:1 है, इसमें अगले वाले में क्या है 3:2 है, और अगले वाले में 5:3 है। ठीक है, तो ये जो है यहां पे कह रहा है कि तीनों नमूनों की समान मात्रा, तो समान मात्रा मिलाना है। तो आप चेक करोगे क्या कि ये टोटल जो है समान मात्रा, टोटल जो है वो कितना आता है, मतलब ये देखो इसमें एसिड है 2 यूनिट, 1 यूनिट वाटर है, सबका समान मात्रा हमको निकालना है, और तीनों को निकाल करके एक अलग बर्तन में हमको यहां से समान मात्रा, यहां से तीनों से निकाल के एक अलग बर्तन में भर देना है। तो इसमें देखना है कि जब अलग बर्तन में सब भरते हैं तो उसमें क्या अनुपात होगा। तो ऐसे सवालों को करने का तरीका बता दे रहे जल्दी से। देखो इसको जोड़ना है 2 1 3, कितना आएगा 3 आएगा, 2 यूनिट 1 यूनिट 3 यूनिट, इसमें 3 और 2 5 यूनिट, इसमें 5 और 3 8 यूनिट। ठीक है, अब क्या करना है क्योंकि सबको समान चाहिए। अब देखो इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें तीनों अलग अलग है। अगर तीनों समान रहता तो बस हम इसको क्या करते जोड़ देते, बहुत आसान हो जाता। लेकिन क्योंकि तीनों अलग अलग है तो आप क्या करते हो, फिर आप ऐसा करते हो कि सर यहाँ पे 3 है और दूसरी जगह क्या है, यहाँ पे 5 यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर क्या करो 5 और 8 से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 है, तो 3 और 8 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 5 3 है, तो यहाँ पे 5 से और 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बस यही होता है। तो देखो 8 5 40, ये जो 40 है, अब 40 का यहां भी मल्टीप्लाई करो और यहां भी मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां पर जल्दी से देखो, अगर मैं इस 8 5 40 का इसमें मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना बन जाएगा 40 दूना 80 बन जाएगा अनुपात, ये 40 एकम 40, तो यहाँ पे 40 आएगा। अच्छा ये 8 तरीके 24 को इसमें 24 थे 72, और ये 24 8 तरीके 24 यहाँ पे 2, तो ये कितना हो जाएगा 48। ये जो है 5 थे 15, 15 में 5 का तो कितना हो जाएगा 75, और ये 5 थे 15, तो यहाँ कितना हो जाएगा 45। अब क्या करना है बस, क्योंकि तीनों का अब ये समान मात्रा हो गया। देखो 8 और 40 जोड़ 80 और 40 120 आएगा, 72 और 48 जोड़ ये भी 120, 75 और 45 ये भी कितना आएगा 120 ही आएगा। तो ये सबका आप समान मात्रा हो गया, सबको जोड़ दो, तो 8 5 13 का 3 हासिल 1 4 3 12 1 13, ठीक है 133, जहां पे 133 होगा वही आंसर। अच्छा 2 जगह है तो छोड़ो, यहां पर 5 2 7 7 हो गया, और यहां पर तो ये वाला 227 अनुपात 133, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 227 अनुपात, यहां पर देखोगे 227 अनुपात कितना आ गया 133। सभी का आंसर मतलब आप लोग ट्राई कर रहे होगे तो मैं भी आप लोग का भी आंसर आ रहा होगा, या फिर आपने अगर मॉक टेस्ट दिया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, पहले से आपने देखा होगा ये सब। ठीक है, अब देखा है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का अंकगणितीय माध्य, तो माध्य क्या होता है सम डिवाइडेड बाई संख्या। तो सम कितना होता है, सम हमारा कितना होता है n प्राकृतिक संख्याओं का सम टोटल कितना होता है, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा n + 1/2 ये होता है। और यही अगर स्क्वायर कहता है कि प्राकृतिक संख्याओं के स्क्वायर का योग कितना होगा, तो n + 2 2n + 1/n + 2 2n + 1 ऐसे कुछ होता है फॉर्मूला, 2n + 1/6 ये होता है सबका फिर होल स्क्वायर। ठीक है,
n+1 2n+1/6 का होल स्क्वायर, तो वो जानते हो आप, ठीक है। और अगर क्यूब होता है तो क्या करते हो, इसी का स्क्वायर n+1/2 का होल स्क्वायर कर देते हो। शायद मैंने दूसरा वाला फॉर्मूला शायद गलत बोला है, आप उसको वेरीफाई करके बताना, वहां पे शायद स्क्वायर नहीं होता है, n+1 2n+1/6 इतना ही होता है, ठीक है। मैंने शायद स्क्वायर बोल दिया था, तो उसको आप एक बार वेरीफाई कर लेना, और जिसको इसको पता है कमेंट बॉक्स में बता देना क्या होता है, ठीक है। तो सम इतना है, और एवरेज क्या होता है, एवरेज बराबर क्या होता है, सम और डिवाइडेड बाई संख्या। तो ये n संख्याओं का योग है ना, तो टोटल संख्याएं कितनी है, n है, तो n से भाग दे दोगे। तो जब सम यहाँ पर n+1 डिवाइड बाई 2 है, इसमें फिर n से भाग दे दोगे, तो n से n कट जाएगा, तो बचेगा क्या, n+1/2। तो कहाँ पे n+1/2 है, ये वाला देखो, ये तो मल्टीप्लाई हो गया है, n+1/2, ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, n+1/2 क्या हो जाएगा, n+1/2। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल क्या है कि एक परीक्षा में a और b के अंकों का योग कितना है, तो ये तो बहुत आसान सवाल है, a प्लस b दोनों का योग कितना है 120, और b और c, तो b प्लस c का योग कितना है 130, c प्लस a ये कितना है, तो ये आपका 140। अब क्या करो, तीनों को जोड़ दो। ऐसा सवाल तो हमने टाइम एंड वर्क में भी किया है, वो जो एफिशिएंसी वाला था, तीनों को जोड़ देते थे, वहां से हम अलग अलग लोगों का एफिशिएंसी निकाल लेते थे। तो इन सबको जोड़ोगे तो 2 बार a 2 बार b 2 बार c आएगा, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो a प्लस b प्लस c ये कितना हो जाएगा, आप सबको जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 300, और हाँ 390, कितना हो जाएगा 390। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, इसको उधर ले जाओ, 2 से भाग दे दो, तो 2 कम 2, दोनों 18, और ये 2 बच्चे 10, 195 यहाँ पर आ गया है, ठीक है 195। तो 195 आ गया, a प्लस बी प्लस सी। अब देखो ये कह रहा है कि c और a का इतना है, तो आप बताइए c का कितना होगा। तो आपको पता है कि a प्लस बी का कितना है, तो a प्लस बी का 120 है, तो यहाँ पे 120 रख दोगे, तो 120 उधर ले जाओ, तो c बराबर कितना हो जाएगा 195 माइनस 120, तो ये 5 और ये 7 कितना आ गया 75। तो यहाँ पर c का कितना है, तो ये 75 है। अंक कितना है c का, तो c को जो अंक मिले हैं वो कितने मिले हैं 75, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये कह रहा है कि पीयर को इतना लिखा जा रहा है, तो रीप को कितना लिखा जाएगा REAP। तो ये रीजनिंग का सवाल अब आ गया, ठीक है। 8 सवाल आपके यहाँ पर मैथ के थे, तो REAR रियर, ठीक है। तो इसको क्या लिखा रहा है GFDN। तो यहाँ पे क्या लिखा रहा है कि REAP का बताओ क्या होगा कोड। तो REAP का कोड क्या होगा भाई, तो बहुत आराम से बता सकते हो। देखो इस सवाल में क्या था कि आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था, कई बार क्या होता है पैटर्न पकड़ने में मुश्किल होती है। बट एक चीज आप नोटिस करो कि यहाँ पर PEAR है और यहाँ REAP, तो इसी के पोजीशन को बस चेंज कर दिया और कुछ है नहीं इसमें। देखो ये P यहाँ पे था, तो P को उठा के लास्ट में कर दिया, ठीक है। E यहाँ पे था, E को यहाँ पे, तो जो इसमें था ना उसी को यहाँ पे लिखा गया है। तो अगर इसका कोड ये है, तो तुम देखोगे कि ये सारे लेटर यहाँ पे हैं, ये 4 लेटर जो हैं सारे चारों लेटर यहाँ भी हैं। और ऑप्शन में भी देखोगे तो GFDN यहाँ पे देखो आपको दिखेगा कहीं पे NDGF DNGF, तो ऑप्शन में भी यही सब है। तो कहीं ना कहीं इसी चीज को दोबारा यूज किया गया होगा। मतलब P का कोड यहाँ पे G हो जाता, E का F, A का D और R को N। तो P के नीचे हम यहाँ पर लिख देते क्या G, A के नीचे क्या लिख देते D, E के जगह पे क्या लिख देते F और R के जगह पे क्या N लिख देते। तो यहाँ पे कुछ जोड़ना घटाना नहीं था, बस थोड़ा सा दिमाग लगता तो आपका आंसर आ जाता NFDG। NFDG इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखोगे आप, यहाँ पर रीजनिंग का ये सब सवाल है। 5 नगर ये जो है एक दूसरे के पास स्थित है, ऐसे सवाल आ सकता है क्योंकि आपके एग्जाम में टाइम एंड ये डायरेक्ट डिस्टेंस से सवाल आता है। ऑफ द 5 टाउन्स ये जो है E is situated close to each other, ठीक है। सबके सब मतलब ABCD सब close to each other है। कह रहा है कि A is to the west of B, तो ये B है मान लो, इसके वेस्ट में कौन है A, वेस्ट आप जानते हो इधर होता है। फिर कह रहा है कि C is to the south of A, तो यहाँ पर C जो है इसके साउथ में है। फिर कह रहा है कि E is to the north of B, तो इसके नॉर्थ में कौन है E है। देन कह रहा है कि एंड D is to the east of E, D जो है वो ईस्ट ऑफ E है। तो ईस्ट किधर होता है, इधर होता है ना, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हाँ, और D is to the east of E, तो D यहाँ पर, ठीक है, D is to the east of E। तो ये कह रहा है फिर कि देन C is in which direction with respect to T, तो D के रेस्पेक्ट में ये किधर है, तो D देखोगे यहाँ पर है, ठीक है, और इसके रेस्पेक्ट में देखोगे किधर है, C इधर है। तो यहाँ पर ये वेस्ट होता है, ये साउथ होता है, तो ये क्या हो जाएगा साउथ वेस्ट। क्या हो जाएगा साउथ वेस्ट। यहाँ पर साउथ वेस्ट कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सॉरी साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए फॉर अवंतिका। अगले सवाल पर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व दिशा में 80 मीटर चलता है। तो ये बहुत आसान सवाल है। ये यहाँ पे देखो पूर्व दिशा कौन सा होता है, पूर्व दिशा इधर होता है। तो एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व दिशा में 80 मीटर, तो यहाँ कहते हैं कि चलो ये कितना है 80 मीटर है, ठीक है। 80 मीटर पूर्व दिशा में गया है, ये इसका घर है, ये इसका क्या है घर है। फिर कह रहा है कि फिर वो बाएं मुड़ता 20 मीटर, तो इधर जाओगे तो बायां इधर होगा, तो यहाँ पर 20 मीटर, ये मान लो कितना हो जाएगा 20 मीटर। आगे कह रहा है कि फिर दाएं मुड़ता है, तो यहाँ से अब इधर जा रहे हो तो दायां इधर हो जाएगा, तो दाएं मुड़ करके ये कितना जाता है 100 मीटर, ठीक है। तो ये 100 मीटर आप इधर गए। फिर कह रहा है कि फिर बाएं मुड़कर 60 मीटर जाता है, तो इधर जाए तो 60 मीटर ऊपर की ओर जाएगा, तो ये जो है 60 मीटर मान लो यहाँ पे हो गया, ठीक है 60 मीटर हो गया। फिर कह रहा है कि फिर दाएं मुड़कर 120 मीटर जाता है। अरे भाई
दायां तो अब जगह नहीं बचा हमारे पास। उसके घर और पार्क के बीच की दूरी क्या है? ठीक है, घर और पार्क के बीच की दूरी क्या है भाई? इनमें से कोई नहीं। एक सेकंड, हमको ना ये छोटा बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा ताकि हम इसको देख पाए क्या पूछा है। एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व दिशा में 80 मीटर, तो यहां से मान लो ये इसका घर है, ये मान लो 80 है, इतनी दूरी है, ठीक है, 80 मीटर चलता है घर से इधर, ठीक है, 80 मीटर। फिर कह रहा है कि अपने दाएं मुड़ता है, फिर अपने बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ करके 20 मीटर, तो ये मान लो कितना है, 20 मीटर है। फिर कह रहा है कि फिर दाएं मुड़ता है, तो जब ये बाएं मुड़ा है एक बार, ईस्ट में जाने के बाद बाएं मुड़ा है, फिर कह रहा है दाएं, तो दाएं इधर होगा, तो ये 100 लगभग मान लो इतना हो जाएगा 100, ठीक है, तो ये 100 मीटर हो गया। और फिर बाएं मुड़ता है 60 मीटर, तो इधर जाने के बाद अब ये 60 मीटर, ये मान लो यहां से यहां तक 60 मीटर हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है कि फिर दाएं मुड़ता है, तो यहां जाने के बाद फिर से दाएं, तो दाएं उधर होगा 120 मीटर, तो यहां से 120 मीटर इधर जाता है, यहां पे पहुंच गया मान लो, ठीक है। ये 100 है तो उससे थोड़ा ज्यादा ही होगा 120। अब कह रहा है कि उसके घर और पार्क के बीच की दूरी क्या है, तो यहां पर ये देखोगे ये पार्क है, ठीक है, ये क्या है, पार्क है। तो घर और पार्क के बीच की दूरी क्या होगी, आप बताओ जरा, घर और पार्क के बीच की दूरी। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड द पार्क? देखो भाई डिस्टेंस बताओ। देखो टोटल दूरी अगर पूछता कि टोटल दूरी कितना है, तो हम सबको जोड़ देते, 80 20 100 की टोटल दूरी यहां से यहां जाने में कितना तय किया है। तो अगर तय की गई टोटल दूरी पूछता तो हम आराम से बता देते, लेकिन ये पूछ रहा है कि ये बताओ कि मतलब के बीच की दूरी कितनी है। जब बीच की दूरी पूछा, इसका मतलब अगर वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, इनको मिला देंगे। भाई क्या करते हैं ऐसे सवालों में, हम इनको क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब ये घर है और ये इसका क्या है, पार्क है, तो इन दोनों को क्या करोगे, मिला दोगे। और मिलाने के भी आपको बाद आपको ये डिस्टेंस पूरी यहां पर आपको निकालनी है। भाई ये कैसे निकलेगा भाई, आप देख रहे हो कैसे निकलेगा, मतलब आप यहाँ पे कोई यहाँ पर ये देखो, ये अब ये दूरी आप निकाल ही नहीं पाओगे, ये दूरी कैसे निकालोगे, ये टोटल 20 था, यहां से यहां तक आपको कैसे पता चलेगा। ओ मतलब अब ये कैसे पता चलेगा कि हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे, कहां पे कट कर रहा है हमको कैसे पता चलेगा कि पाइथागोरस थ्योरम लगा करके आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तक पहुंच सकते हो। तो मुझे लग रहा है कि इसका आंसर निकलेगा अभी फिलहाल, ठीक है, ये नन ऑफ दीज होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। आप एक बार इसका कमेंट में आंसर करिएगा कि आपका क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। मे भी हो सकता है कहीं पे मैंने गड़बड़ किया हो, लेफ्ट राइट कहीं पे, तो क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है तो मुझे, मैं बना रहा हूं तो बनाते समय पता नहीं चलता है कि मैं, हो सकता है कहीं पे गलत बना दिया हूं, ठीक है, तो हो सकता है इसलिए नहीं, बट मेरे अनुसार इसका आंसर अभी मैं जो करा हूं उसके हिसाब से नन ऑफ दीज आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखें। तो सोहन कक्षा में ऊपर से 7वां है, नीचे से 26वां है, ठीक है। तो 7वां देखोगे, 7 + 26, ये बताया था ना टोटल बराबर क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट -1। तो बस बहुत आसान सवाल कि नीचे से 7वां, ठीक है, ऊपर से 7वां और नीचे से 26वां, तो जोड़ दो, 7 प्लस कितना हो जाएगा, ये 25 बचेगा, ठीक है, 32 हो जाएगा, ठीक है। तो 32 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, वेडी स्मिथ से बड़ा है, ठीक है, वेडू या वेडी जाम है इसका, वेडी। तो हमने इसमें बताया था आपको कि जो बड़ा होता है उसको ऊपर लिखेंगे और जो छोटा होगा उससे नीचे लिखेंगे। तो वेडी स्मिथ से बड़ा है, तो अगर वेडी स्मिथ से बड़ा है तो स्मिथ को नीचे लिखेंगे, वेडी को ऊपर लिखेंगे, ठीक है। स्मिथ जो है सलीम से 2 वर्ष बड़ा है, तो ये जो स्मिथ है ना, ये सलीम से बड़ा है, तो यहां पर सलीम बना दिया, ठीक है। अब कितना साल बड़ा है उसको भी छोड़ो। राजू सलीम से 1 वर्ष बड़ा है, तो राजू जो है इससे बड़ा है, राजू, ठीक है, ठीक है, राजू सलीम से 1 वर्ष बड़ा है। इसमें सबसे छोटा कौन है, तो आप खुद देख रहे हो, सलीम सबसे नीचे आ रहा है, तो सलीम सबसे छोटा होगा, ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखो, ये कह रहा है कि आइडेंटिफाई कि यहाँ पर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट पियानो और गिटार का क्या संबंध होगा। तो आप जानते हो कि पियानो भी एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, गिटार भी एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, तो दोनों जो है देखो अलग अलग होंगे, क्योंकि कोई भी पियानो तो गिटार होगा नहीं, दोनों अलग अलग होंगे, लेकिन दोनों आएंगे किसमें, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के दायरे में ही। तो ऑप्शन नंबर सी फॉर चांद के पार चलो करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखो, कह रहे कि एक घड़ी जिसमें 3, 6, 9, 12 के स्थान बिंदुओं से चिन्हित है को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है। अब देखो यहीं पे मतलब ऐसा सवाल मैंने नहीं करवाया, क्योंकि ऐसा सवाल आज तक पूछा नहीं गया है, तो मैंने अपने कोर्स में भी ऐसा सवाल देखो नहीं करवाया, लेकिन मैंने मॉक टेस्ट में डाल दिया था कि चलो भाई अगर कहीं पे मौका मिले तो आप ये भी सीख जाओगे, ठीक है। और वही में आज मौका मिला कराने का, तो ये सवाल बहुत जरूरी है आपको समझना। मान लो ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आएगा तो आप इसको ज्यादा चांस है कि गलत करके आओगे या फिर इसका आंसर नन ऑफ द एबव लगा के आओगे, ठीक है, क्योंकि जो मैंने तरीका बनाया है उससे करोगे तो गलत करोगे, क्योंकि आप इस सवाल को समझ नहीं पाओगे, क्योंकि ऐसा सवाल मैंने कभी कराया नहीं, क्योंकि ऐसा सवाल आज तक पूछा नहीं गया है। तो जनरली जो सवाल पूछता है वो क्या पूछता है कि भाई अगर 10:10 हो रहा है तो बताओ दर्पण में कितना होगा, या दर्पण में 10:10 दिख रहा है तो बताओ सही समय क्या होगा। डायरेक्ट ये सवाल होता है, लेकिन यहाँ पे ये सवाल है ही नहीं। यहाँ पे क्या हुआ कि एक जो घड़ी है ना, घड़ी, तो इस घड़ी में आप 1 2 3 4 नहीं लिखे हो, यहाँ पर बस डॉट है,
मतलब 12 की जगह पे डॉट है, 6 की जगह वैसे डॉट है। कई घड़ियों में होता है ना कि सिर्फ डॉट लिखा होता है, उसी से आपको टाइम पता लगाना होता है, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं होता है कि उसमें 1 लिखा 2, ऐसा जो यहाँ पर 1 2 जो आप लिखते हो वो सब नहीं लिखता है, वो सिर्फ डॉट रहता है उसमें, डॉट से ही हम लोग पता लगाते हैं कि ये 12 है या 9 है, ये 6 है, तो उससे हम लोग टाइम पता कर लेते हैं। तो ऐसा ये घड़ी है। अब ये क्या कह रहा है कि इस घड़ी को हैज केप्ट अपसाइड डाउन, मतलब कि मान लो ये 12 था ना, 12 और यहाँ पर 6 था, तो अपसाइड डाउन का मतलब आपने इसको उल्टा कर दिया, 6 ऊपर चला गया और 12 यहाँ पे चला गया। लेकिन ये 6 12 तो लिखा है नहीं भाई, 6 12 लिखा नहीं, तो 6 12 तो आपको नहीं दिखेगा। लेकिन ये मैं समझने के लिए बता रहा हूं कि इसको हमने उल्टा कर दिया है, तो मतलब ये वाली चीज ऊपर चली गई है, ऊपर वाली चीज नीचे चली गई है, तो यानी आपने इसको उल्टा कर दिया। तो यहां पर हुआ क्या, यहां पर एग्जैक्टली ये हुआ, वही चीज हुआ जो आप वाटर इमेज में करते हो। हमने बताया था कि अगर ये ऐसा दिख रहा है तो अब ये कैसा दिखने लगेगा, ऐसा ऐसा दिखने लगेगा। ये चीज तो बताई थी कि ऊपर वाली चीजें नीचे और नीचे वाली चीजें ऊपर, तो यहां पर ऊपर वाली चीजें नीचे जा रही, क्योंकि हमने इसको अपसाइड डाउन कर दिया है, उल्टा कर दिया है। तो जब उल्टा कर दोगे तो ये ऊपर वाली चीज नीचे चल गई। तो यहां पर हो क्या रहा है कि यहां पर जो काम मिरर इमेज वाटर इमेज में होता है, वही काम यहां भी हो रहा है। तो अब अगर आपको सही समय जानना होगा, सही समय जानना होगा कि अब तो ये वाला है, अगर आपको सही समय जानना है तो अब इसको क्या करना होगा, इसका वाटर इमेज निकालना होगा। तो ऐसे सवाल जब भी आएगा कि यहाँ पर डॉट्स दिए गए हैं और इसको उल्टा करके रख दिया गया है, तो बताओ एक्चुअल टाइम क्या होगा। तो वहां पे आपको वाटर इमेज में जो कॉन्सेप्ट बताया था वही चीज यहाँ पर यूज करनी है। तो वाटर इमेज में हमने क्या बताया था कि उसको आप 18:30 में से या फिर 17:90 में से घटा दोगे। तो इसको किस में से घटा सकते हो आप, 9:45 से 9:50 से इसको घटाओगे तो यहाँ पे दिक्कत होगा, 30 में से 50, तो यहाँ पर इसमें से घटा देते हैं 9:50 यहाँ से, ठीक है। तो ये 40 हो जाएगा और यहाँ पर 9 8 17, तो 8:40 यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। अब देखो, एक परिवार में 7 सदस्य हैं भाई। ये सवाल ऐसा है सर कि जल्दी नहीं करा जा सकता है, इसमें समय लगेगा। सर बैठे हुए यहाँ पे कह रहे हैं सर जल्दी करा दीजिए, ठीक है। अब देखो क्या है कि भाई एक परिवार में 7 सदस्य हैं। देखो सर जीके जीएस कराना होता तो मैं 10 मिनट में करा देता, बट मैं क्या कर सकता हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं, हो ही गया। देखिए मैथ रीजनिंग खत्म, तो जीके जीएस में 5 मिनट लगेगा। देखिए अब देखिए जरा कि एक परिवार में 7 सदस्य हैं, बस यही एक सवाल है जिसमें समय लगेगा थोड़ा सा। 7 सदस्य हैं, कह रहा है कि ए एफ के नाना है। तो ए जो है एफ के नाना, नाना कौन होता है, मतलब नाना होते हैं माताश्री के पिताश्री, ये होते हैं नाना जी, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो मैटरनल ग्रैंडफादर की बात हो रही है। तो ए जो है वो एफ के नाना है, तो एफ यहाँ पे है। अब एफ की कोई माता होंगी, माता जी के पिताजी होते हैं, वो होते हैं नाना, ठीक है। तो ए जो है वो इसके नाना हो गए, ए एफ के नाना है, ए जो है वो एफ के नाना है। डी जो है वो बी की क्या है, माता है। डी बी की माता है। सर बस ये लास्ट सवाल है, उसके बाद जी के साथ अच्छा हो चुका है वो सारे सवाल, तो बस ये समाप्त होने वाला है, ठीक है। तो ए जो है वो एफ के क्या है, नाना है। तो ए एफ के नाना हो जाएंगे, तो आप खुद देख रहे हो कि ए एफ के नाना, तो इसके माता जी के पिताजी हो गए। अगर है कि डी जो है वो बी की माता है, डी बी की माता, अब बी कहीं पे है नहीं, डी नहीं दिख रहा, छोड़ दो। भी जो ई की भाभी है, यहाँ पे ई भी नहीं दिख रहा, छोड़ दो। एफ जो है वो ई का पुत्र है। अब एफ जो है ई का पुत्र है, अरे भाई हम कह रहे हैं कि ये इसका भी पुत्र है, मतलब ये जो यहाँ पे इसकी माता है ना, इसका माता का नाम क्या अभी पता नहीं है, इसका पुत्र है। और कह रहे हैं कि एफ ई का भी पुत्र है, ठीक है। जो सी का क्या है, पति है। तो मतलब जो किसके लिए आता है, जो हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए आता है। तो ई जो है वो सी का पति है, सी का पति है। और ई, तो अगर ये पति है, मान लो अगर ई जो है वो पति है, तो पति है तो मतलब प्लस होना चाहिए, मतलब हस्बैंड होगा तो मतलब मेल होगा। तो ये अगर मेल है तो जाहिर सी बात है, यहां पर क्या था कि क्या कह रहा था कि एफ जो है वो ई का पुत्र है। तो ये एफ ई का पुत्र है, तो आप खुद समझो कि ये पति हो जाएगा ना फिर किसका, इस लड़की का। ये अब ये जो फीमेल है उसका ये पति हो जाएगा। और ये जो है एफ की माता श्री है और ये इसके पिताश्री हैं। तो अगर ये माता ये पिता, तो दोनों पति पत्नी तो होंगे ही। और आगे कह भी रहा है कि जो सी का पति है, तो अब ये इसका नाम हमें पहले नहीं पता था, लेकिन अब पता चल गया है कि ये कोई और नहीं है, ये कौन है, ये है जो एफ की जो माता है वो कौन है, वो है सी। तो ये एफ की माता हो गई, ठीक है। ये दोनों पति पत्नी हो गए। इतना समझ में आ गया सभी को, आई होप समझ आ गया होगा। तो ये सी इसकी माता, क्योंकि यहाँ पे कहा है साफ साफ कि ई का पुत्र है कौन, एफ। तो ये ई का पुत्र है, तो ये प्लस होगा। एफ ई का पुत्र है जो सी का पति, तो जो किसके लिए आएगा, हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए। तो ई जो है वो सी का पति, तो इतना तो हमें पता चल गया है। अब आगे कह रहा है कि जी जो है वो एफ का भाई है। जी क्या है, वो एफ का भाई है, तो यहां पे बना दो जी एफ का भाई है। परिवार में 2 दंपतियां, मतलब 2 इसमें मैरिड कपल भी हैं। तो एक मैरिड कपल तो मिल गया, एक और मैरिड कपल होगा जो कि हमको ढूंढना होगा। अच्छा, एक त्रुटि यहां पर यह है कि यहां पर सिस्टर इन लॉ लिखा है और यहां पे क्या लिखा है, भाभी लिखा है। कहां गया भाभी, तो यहां पे भाभी नहीं, यहां पे होना चाहिए था क्या, साली, ठीक है। अगर आप भाभी मान करके हल करोगे तो आंसर
थोड़ा बहुत आपको लगेगा कि सर गलत आ रहा है या कुछ हो रहा है, आंसर तक तब भी आप पहुंच सकते हो, लेकिन थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा। तो सिस्टर इन लॉ मतलब यहाँ पर हिंदी में जो मतलब होना चाहिए वो साली, तो ट्रांसलेशन में ही गड़बड़ होता है। अच्छा, सिस्टर इन लॉ का मतलब यहाँ भी आपको नहीं समझ में आएगा, आप हो सकता है भाभी मान लो या फिर आप साली मानोगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा। अगर कई लोग सिस्टर इन लॉ का मतलब भाभी मान लेंगे तो आंसर थोड़ा हो सकता है कि आपको परेशान करे, लेकिन हम यहाँ पे साली, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि हमने इसको मैंने इसको सवाल दिया था, तो मैंने इंग्लिश वाला दिया था, मुझे पता था इसमें साली होगा, बट बाद में यहाँ पर ट्रांसलेशन हुआ तो यहाँ पे भाभी देखने को मिला, ठीक है। बट कोई बात नहीं, यहाँ पे मान लेना आप साली है, तो ये अगर साली है, ठीक है, साली कौन होता है, तो ये कह रहा है सवाल में, क्या कह रहा है कि डी इज द मदर ऑफ बी, डी जो है वो मदर ऑफ बी है, हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ ई। तो ये जो बी है वो किसके लिए आता है, ऑब्जेक्ट के लिए, तो ये जो बी है वो सिस्टर इन लॉ ऑफ ई है, तो ई की साली है। साली कौन होती है, यानी इसकी पत्नी की बहन, तो ये जो बी कौन है वो ई की साली हो गई, ठीक है, हो गया। और कह रहा है कि डी इज द मदर ऑफ बी, तो डी कौन है, मदर है बी की। अब देखो यहां से आपको समझ में आएगा कि ये देखो दोनों सगी बहनें हैं, बी और सी क्या है, दोनों सगी बहनें हैं, और ये इसकी पिताश्री और ये इसकी माताश्री, तो दोनों सगी बहनें, तो ये दोनों क्या होंगे, पति पत्नी हो जाएंगे, बस हो गया। तो ये पूछ रहा था कि इस परिवार में दो दंपति है, तो दो दंपति आपको दिखा, एक यहाँ पे मैरिड कपल, एक यहाँ पे मैरिड कपल। ए और डी का क्या संबंध है, तो ए और डी का क्या संबंध है, तो यहाँ पर ए और डी का नहीं, ए और डी का तो वो पति पत्नी का रिलेशन है, तो यहाँ पे हस्बैंड वाइफ होना चाहिए, बट यहाँ पे सिर्फ हस्बैंड लिखा है तो ठीक है, हस्बैंड मान लेते हैं। यहाँ पर हाउ ए इज रिलेटेड टू, मतलब पूछ रहा है कि ए जो है वो डी से कैसे संबंधित है, तो ए कौन है, ए इसका पति है डी का, क्योंकि अब इसका ट्रांसलेशन ये थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, बट कोई बात नहीं, इंग्लिश वाला पढ़ो आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है हमारा हो जाता है समाप्त। यहाँ पे जो भी 16 सवाल आपके थे, 16 सवाल ही आपके एग्जाम में आएंगे, तो इसका पर्पज क्या था कि आपके माइंड को रेडी करा देना भाई कि ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है। अब कुछ नहीं कि यही सवाल आएगा, आपके सवाल पूछते हो सर क्या जो आपने कराया सर वही सवाल आ जाएगा क्या, नहीं, ऐसा नहीं होता है कि अब जो मैं करा दूंगा वही सवाल आएगा हूबहू। हाँ, ये हो सकता है कि टाइम एंड वर्क जो पढ़ाया, जो बहुत पहले भी पढ़ा चुके हैं, पाइप सिस्टम पढ़ाया, तो वैसा सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है, लेकिन जो हमने करा वही सवाल आ जाए ये बहुत रेयर होता है, वो बहुत सालों में एक बार हो जाता है, तो वो अलग बात है, ठीक है, वो किस्मत की बात है। ये नहीं हम कह रहे हैं कि जो हम पढ़ाते वही आ जाएगा, क्योंकि ये मैथ्स रीजनिंग है, तो सवाल रिपीट नहीं होंगे, बट कॉन्सेप्ट जो होगा, जो सवाल का जो भी जो डेटा होगा वो अलग होगा, लेकिन सवाल का जो लेवल होता है, कॉन्सेप्ट होता है, सब वही लागू होगा जो यहाँ पे हमने किया, ठीक है। तो जैसे टाइम एंड वर्क कराया तो वैसे ही सवाल आएंगे, सिमिलर पैटर्न सब सिमिलर रहेगा, बस डेटा चेंज हो जाएगा। तो ये देखो, अच्छा एक चीज जो मैंने इंपॉर्टेंट था, जो मैं कराना भूल नहीं गया था, मतलब उस दिन समय नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि एक बार बस आपको ये बता दिया जाए कि त्रिभुज आप जानते हो, त्रिभुज आप ये देखा, तो त्रिभुज की ऊंचाई यहाँ पर अगर h है, तो हमेशा ध्यान रखना कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, अगर आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल, अगर त्रिभुज की ऊंचाई पता चल जाए, बेस पता चल जाए और ऊंचाई पता चल जाए, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल वो क्या होता है, क्षेत्रफल जो मेंसुरेशन है उसी के बारे में जल्दी जल्दी फॉर्मूला एक बार आपको रिवाइज करवा दे रहे हैं। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है 1/2 लंबा, 1/2 बेस इंटू क्या होता है, हाइट, ठीक है, यानी कि 1/2 आधार गुणते ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। तो वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो कि ये जो अगर पेरीमीटर आपको पता है, पेरीमीटर क्या होता है, तीनों को जोड़ दोगे a + b + c, तो ये पेरीमीटर हो गया। तो पेरीमीटर तो एक होता है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर क्या होता है, सेमी पेरीमीटर बराबर a + b + c/2, तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का आधा, सेमी पेरीमीटर। तो एक है एरिया, जब आपको यहाँ पर बेस और हाइट पता हो तो यहाँ पर 1/2 बेस इंटू हाइट, और हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, s - a, s - b, s - c, जहां कि ये जो s है a + b + c/2, जिसको हम लोग सेमी पेरीमीटर कहते हैं। तो इसमें रख दोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। अगला यहाँ पर है कि जब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाए, यानी समबाहु त्रिभुज आ जाए, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो क्षेत्रफल होता है √3/4a², ये फॉर्मूला ध्यान रखना, सीधा आप निकाल भी सकते हो, बट अगर याद रहेगा तुरंत आंसर आएगा। अगर ऐसा पूछ दिया बताओ कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो √3/4a² हो जाएगा, परिमाप क्या होगा, वही हो जाएगा, क्योंकि सब a है तो 3a हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का वही होता है 1/2 आधार गुणते ऊंचाई, ठीक है, वही होता है। यहाँ पर ये ऊंचाई हो जाएगा इसका, ये वाला, और ये बेस हो जाएगा, तो यहाँ से सीधा आप निकाल सकते हो इसका फॉर्मूला। आपने देखा आयत का क्या होता है, तो आयत आप जानते हो यहाँ पर परिमाप 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। अगला यहाँ पर इसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणते चौड़ाई, और स्क्वायर है तो स्क्वायर का 4a होता है परिमाप, यानी कि पेरीमीटर, और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। अब ये जो है ये क्या है जी, हाँ, ये समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का वही होता है, देखो इसका जो है वो भी वही, इसका भी है, परिमाप तो वही रहेगा, लेकिन इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल भी वही है b इंटू, मतलब इसमें हाइट आ जाता है, इसमें हाइट का जरूरत पड़ता है, तो बेस और हाइट पता हो तो उससे निकाल सकते हो। सम चतुर्भुज है आपके पास, तो इसका जो होगा परिमाप तो 4a होगा, क्योंकि इसमें भी सब बराबर होता है। इसका जो क्षेत्रफल होगा, इसका फॉर्मूला ध्यान रखना, 1/2 d1 × d2, d1 × d2 क्या है, तो वो इसका क्या है, ये डायगोनल है, ठीक है। तो डायगोनल अगर आपको पता है तो आप इसका वो निकाल सकते हो, क्षेत्रफल निकाल सकते हो। तो रोम्बस का एरिया क्या होता है, 1/2 d1 × d2। अब ये क्या है, ट्रेपेजियम में समलंब चतुर्भुज, तो समलंब चतुर्भुज में ये जो दो हैं वो समांतर हैं,
बाद बाकी दो समांतर नहीं होते, ठीक है। तो इसमें भी आपको हाइट पता होना चाहिए और दो समांतर जो इसके भुजाएं हैं उसका लेंथ पता होना चाहिए। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा क्या, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी कि जो पैरेलल लाइंस है उनका सम करना है, मल्टीप्लाइड बाई हाइट कर देना, ठीक है। अगला सवाल, सर्कल में आप जानते हो, सर्कल में कई बार करा रखे हैं हम, सवाल भी कराए इससे कि डी क्या होता है, इसका व्यास होता है, ये पूरा क्या है, व्यास है, और ये क्या हो जाएगा, इसका यहां से यहां तक ये रेडियस हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, ये व्यास हो जाएगा, ठीक है। तो परिधि क्या होता है, परिधि होता है 2πr, ये ध्यान रखना, यहां से सवाल आ सकता है डायरेक्ट, और ये होता है πr स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल, पाई बराबर क्या होता है 22/7 या 3.14। और अगर ये सेमी सर्कल हो जाए तो सेमी सर्कल का मतलब, अब देखो सेमी सर्कल का जब परिधि निकालोगे तो ये वाला यहां से यहां तक और ये वाला भी, तो ये वाला कितना था, ये वाला 2r था और ये वाला कितना था 2πr का आधा, ठीक है। तो πr + 2r होता है, ध्यान रखिएगा, इसका परिधि होता है, ठीक है। और ये क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 πr स्क्वायर, तो टोटल πr स्क्वायर था, तो इसका आधा का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ½ πr स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर जैसे ये त्रिविमीय जो होता है, यानी कि जो हमारे पास 3D सरफेस होते हैं उनका देख, सरफेस नहीं 3D जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं उनका देख लेते हैं। जैसे एक यहाँ पर क्या है घन, तो घन का क्षेत्रफल क्या होता है आयतन का क्यूब, तो आयतन बराबर होता है भुजा का क्यूब, आयतन का क्यूब बोल रहा हूँ। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है आपका वो क्या होता है भुजा का क्यूब। तो इसमें जानते हो कि भुजा सब में ए रहता है, तो ए का क्यूब हो जाएगा। एज यानी किनारा होता है, ये जो कि इसको एज कहते हैं। टोटल सरफेस एरिया का होगा 6a², ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होता है, वो √3a होता है। लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होता है √3a, यानी उसका जो भुजा होगा √3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो डायगोनल निकल जाएगा। राइट सर्कुलर सिलेंडर जो है वो जानते हो आप, इसका ये इसका क्या होता है, ये इसका रेडियस हो जाएगा, इसका हाइट हो जाएगा। तो इसका जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी ये वाला किनारे वाला जो है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया होता है 2πr, और टोटल सरफेस एरिया 2πr, फिर ब्रैकेट में पाई प्लस, या फिर ऐसे भी रख सकते हो, देखो टोटल सरफेस एरिया 2πrh प्लस नीचे वाला πr², ऊपर वाला तो 2πr²। तो यहां से क्या आप कॉमन ले लोगे 2πr, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में r + h। वॉल्यूम क्या होता है तो πr², से ध्यान रखिएगा, भूलना नहीं है। और यहाँ पर अगर ये लंबवृत्त शंकु आ जाए, ठीक है, कोण आ जाए, तो कोण में आप इसको स्लांटेड हाइट निकालना, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो L बराबर क्या होता है h² + r², ये रूट में। तो यहाँ पर स्लांटेड हाइट निकालोगे तो ये जो स्लांट हाइट आपको जो मिल जाएगा ना, तो यहाँ पर लैटरल सरफेस एरिया का होगा πrl, जैसे यहाँ पर क्या था 2πrh, यहाँ पर क्या है πrl, और यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया का हो जाए πr, ब्रैकेट में L + r, ये ध्यान रखना है फॉर्मूला आपको। वॉल्यूम क्या होगा तो 1/3 πr², यहाँ पर क्या था πr²h, उसको 1/3 कर दोगे तो यहाँ पर इसका निकल जाएगा वॉल्यूम, ठीक है। अगला देखो जल्दी से बस कर लेते। अगर ये गोला है, ठीक है, गोलाला क्या कहते हैं भाई, गोला कहते हैं, गोलाला लिखा हुआ है, स्फीयर, तो यहाँ पर स्फीयर का क्या होता है 4/3 πr³, ये ध्यान रखना है आयतन, ठीक है, 4/3 πr³। टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो 4πr² होता है। इसका जो होगा यहाँ पर अगर अर्धगोला हो तो इसका जो होगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब नीचे वाला ये पार्श्व, ये वाला, तो ये वाला जो टोटल होगा वो 2πr² होता है। लेकिन जो टोटल सरफेस एरिया, तो यहाँ पर πr², ये टोटल मतलब ऊपर वाला भी, तो दोनों इसको πr², इसमें πr² और जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 3πr² हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल सरफेस एरिया हो जाता है। और वॉल्यूम कितना हो जाता है, वॉल्यूम हो जाता है 2/3 πr², क्योंकि यहाँ पर देखो 4/3 था तो वो आधा हो गया, तो उसका आधा कर दोगे तो यहाँ पर 2/3 πr³ बोल दिया था सर, πr³ होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये देख लो वो सब लिखा हुआ है यहाँ पे क्यूबॉइड का यहाँ पर ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2h, क्यूबॉइड का 2h, L + b याद करेगी होती है, ये नहीं पूछेगा आपसे, ये पूछ सकता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू हाइट, ठीक है, ऐसे कुछ आता है। यहाँ पर लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, ऐसे कर देते हो, ठीक है। यहाँ पर आयतन ध्यान रखना, ये पूछा जाता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। क्यूब का हमने बता दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सिलेंडर का बता दिया, शंकु का बता दिया था, हेमिस्फीयर का बता दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये सब था, ठीक है, तो यही सब था और कुछ है नहीं। इस बस ये हमने आपको ना याद करने के लिए थोड़ा सा कि भाई आपको फॉर्मूला याद रखे, और ये सब सर ने करवा दिया है तो ये हमको करवाना नहीं है। तो ये हो गया श्योर सिलेक्शन प्लस बैच के बारे में अपने दोस्तों को बता दीजिएगा। तो आज की क्लास में तय रखते हैं, इसका बस इतना पर्पस था कि आपको बैठ करके ऐसा नहीं कि सब सॉल्व करना है, बस आपको समझना है, आपके दिमाग को बस ये बताना है कि नहीं भाई हमको तैयार हो जाना है। कल आज आपने ये सवाल कर लिया तो कल के लिए तैयार रहना है कि कल भी ऐसा ही सवाल आने वाला है लगभग, तो बस दिमाग आपका रेडी रहना चाहिए, ठीक है, एकदम उस मूड में रहना चाहिए कि भाई तुरंत सवाल आएगा, तुरंत मैं आएगा, जो सवाल आएगा मैं उसको सॉल्व करना शुरू करूंगा, जो आएगा करूंगा, नहीं आएगा तो नहीं करूंगा, ठीक है, उसको स्किप करके आगे बढ़ जाऊंगा। तो आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और काम का लगा होगा, और साथ ही साथ आपको जरूर कुछ ना कुछ यहाँ पर जानने सीखने को मिलेगा, और हो सकता है कि उम्मीद करते हैं कि यहाँ से एक सवाल आपके एग्जाम में आ जाए, ऐसा ही जो हमने करवाया है। और जितने भी मॉक टेस्ट आपने दिए उसमें अलग अलग टाइप के सवाल थे, तो आपने देखे होंगे, सबको मिला दोगे तो काफी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे, जो कि बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपको एग्जामिनेशन में। कैप्सूल सीरीज अगर आपने देखा है, साथ ही साथ आपने मैराथन जो क्लास लिया वो सब देखा है, तो आपको मैथ्स रीजनिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। कम से कम आप 12, 13, 14, 15 क्वेश्चन आप बना लोगे आराम से, ठीक है। 16 नहीं तो 1-2 क्वेश्चन तो बाउंसर आते ही है, बट
बट कई बच्चे बना भी लेंगे, कई बच्चे हो सकता है ना बना पाए, तो जैसा भी हो ठीक है। अगर आप 10+ भी बना पा रहे हो 16 में से तो आप बढ़िया हो, ठीक है, मतलब बढ़िया आपकी तैयारी है, ठीक ठाक तैयारी है, तो आपको घबराना नहीं है। बस हाँ, जो आ रहा है उसको करना है, जो नहीं आ रहा है उसको स्किप करके आगे बढ़ जाना है। तो आई होप ठीक है कि आपका एग्जाम अच्छा जाए, ठीक है। धन्यवाद सभी को, खुश रहो, पढ़ते रहो और अपना ख्याल रखो। ढेर सारी शुभकामनाएं।